पार्ट 1 के आगे सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आईटी चैप्टर नंबर कौन सा था बताइए? चैप्टर नंबर 3 चल रहा है अपना। लिख देता हूँ यहाँ पे भी फिर से आपको। चैप्टर नंबर 3 है, उसका नाम जो चल रहा है टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क है चैप्टर का नाम। तो उसी में अब जो नेटवर्क का क्लासिफिकेशन होना है वो है फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन। फंक्शन के आधार पर कितने प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है। तो पहला जैसा आपको दिखाई भी दे रहा है कि पहला होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, जिसमें यानी एक ये सर्वर हो गया आपका और उसके बहुत सारे इसके साथ जुड़े हुए क्लाइंट्स होते हैं। मतलब कि अगर इसको सी को ए से बात करनी है तो एस के थ्रू ही बात करेगा ये। मतलब इसको अगर यहाँ से आई लव यू भेजना है ए को तो आई लव यू पहले सर्वर को देखेगा, अच्छा आई लव यू जा रहा है, और फिर ए तक पहुंचाएगा। क्या आएगा, लो सी की तरफ से आपके लिए आई लव यू आया है, वो चेंज नहीं करेगा, आई हेट यू नहीं बनाएगा उसे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग इसको पढ़ लेते हैं हम। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हैव बिकम प्रोडोमिनेंट इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर ऑफ एंटरप्राइज कंप्यूटिंग। ये आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में जो नेटवर्क का सिस्टम है, जो आर्किटेक्चर है, वो यही है। Computing is an environment that satisfies the business needs by appropriate allocating the application processing between clients and server। ये क्या करता है, ये अपने हिसाब से चेक करता है कि इसको कितने लोगों को ये मैनेज कर सकता है और किसकी इन्फॉर्मेशन किसे भेजनी होती है। वरना अगर ये सी ए से बात करेगा डायरेक्ट तो ए कह सकता है कई बार कि नहीं मुझे तो मिला ही नहीं, लेकिन जब सर्वर के थ्रू जाएगा आई लव यू तो वो कहेगा कि नहीं देखो सर्वर को पता है कि मैंने आपको आई लव यू भेजा था, इसको मतलब आपको उसका रिप्लाई करना था या तो आई लव यू टू और या फिर आई हेट यू टू। उस प्रकार से अगर आप इसका रिप्लाई करते तो मुझे समझ में आता कि आपने किया है, लेकिन आप तो कह रहे हो कि आया ही नहीं। तो ये जो सारी जो समस्याएं थी, आई लव यू नहीं मिल पा रहा था, इस आई लव यू को एक बीच में एक बंदा बिठा दिया जिसके माध्यम से हम इनकार नहीं कर पाएंगे कि हमने आई लव यू नहीं पढ़ा। कई बार जैसे हम मैसेज भेजते हैं सामने वाला हमें ब्लॉक कर देता है तो उसमें क्या सर्वर नहीं होता बीच में, तो इसलिए वो कहते हैं नहीं मेरे पास तो आया ही नहीं था। लेकिन वही आप अपने किसी फ्रेंड के थ्रू भेजोगे जो कि थोड़ा सीनियर है कि आई लव यू बोल देना जरा मेरी तरफ से, तो वो एक बीच में गवाह बन जाएगा। तो वही यहाँ पे भी बात है। तो जब क्लाइंट और सर्वर, तो अब बात की जाए अगर क्लाइंट कौन होता है इसमें और सर्वर, तो क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट is a single user workstation that provides a presentation services and the appropriate computing connectivity and the database service। क्लाइंट वो होता है एक सिंगल यूजर वर्क स्टेशन है, यानी एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर है डेट जो प्रोवाइड करता है प्रेजेंटेशन सर्विस, यानी आपको जो भी सर्वर से डेटा है वो ला के आपको दिखाने का काम करता है कौन? क्लाइंट। और एप्रोप्रिएट कंप्यूटिंग कनेक्टिविटी और डाटाबेस सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। क्लाइंट क्या है? 2 प्रकार के हो सकते हैं और 3 प्रकार के, ये आपको मुझे बताना है। तो पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फैट और थिक क्लाइंट, यानी मोटा क्लाइंट। बल्क ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इटसेल्फ, यानी इसको सर्वर की जरूरत नहीं होती है, यानी ये अपनी प्रोसेसिंग खुद भी कर सकता है, यानी ये केवल स्टोरेज काम के लिए सर्वर को यूज करता है। परफॉर्म द बल्क ऑफ एनी डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन इटसेल्फ, डू नॉट रिलाई ऑन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग सर्वर, यानी ये भरोसा नहीं कर सकता सर्वर के ऊपर, ये अपने आप भी काम निपटा लेता है। Not well suited for public environment, ये अच्छा नहीं है पब्लिक एनवायरनमेंट के लिए। IT needs to maintain all system for software development and upgrades, इसमें यह खर्चा भी आपका ज्यादा बैठेगा। क्यों? जितने भी आपके सिस्टम है हर किसी को अपडेट करना पड़ेगा, हर किसी को अपग्रेड करना पड़ेगा, और जो सॉफ्टवेयर है वो भी हर किसी में डालने पड़ेंगे कि आप इस प्रकार से काम कर पाओ। दूसरा है थिन क्लाइंट, यानी पतला सा सुकड़ा सा तेरी तरह। यूज द रिसोर्सेज ऑफ द होस्ट कंप्यूटर, ये यूज करता है रिसोर्सेज को जो होस्ट कंप्यूटर द्वारा जारी किए जाते हैं। ओनली प्रेजेंट्स प्रोसेस डेटा प्रोवाइडेड बाय एन एप्लीकेशन सर्वर, और केवल ये दर्शाने का काम करता है वो डेटा जो सर्वर के द्वारा ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है। लिटिल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन द यूजर मशीन, को बहुत छोटा मोटा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है इंस्टॉल करने के यूजर के मशीन में। और ए डिवाइस यूजिंग वेब एप्लीकेशन, और ये जैसे कि हम वेब के ऊपर जो एप्लीकेशन यूज करते हैं उस समय इस डिवाइस को हम यूज कर सकते हैं, यानी हमें केवल नेट का एक्सेस करना है। जब हाइब्रिड क्लाइंट कौन सा होता है? जो मोटा भी हो सकता है पतला भी, और दोनों का मिक्सचर, यानी मोटू पतलू। ए हाइब्रिड क्लाइंट इज ए मिक्सचर ऑफ द अबव 2 client models। Fat client it process locally but rely on the server for storing persistent data, यानी fat client वो जो प्रोसेस करता है लोकली लेकिन
रिलाई करता है सर्वर के ऊपर स्टोरिंग डाटा। जैसे वीडियो गेमिंग के लिए हम हाइब्रिड क्लाइंट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात की जा रही है सर्वर की। तो सर्वर क्या होता है? सर्वर इज वन और मोर मल्टी यूजर प्रोसेसर्स विद शेयर मेमोरी प्रोवाइडिंग कंप्यूटिंग कनेक्टिविटी एंड डाटाबेस सर्विस। सर्वर जो सर्विसेज प्रोवाइड करे, किसने यहाँ पे बताया गया, प्रोवाइड करे क्या? कंप्यूटिंग, कनेक्टिविटी और डाटाबेस की सर्विसेज। ये कौन प्रोवाइड करता है? सारी सर्विसेज ये सर्वर प्रोवाइड करता है। सर्वर आर टिपिकली पावरफुल कंप्यूटर्स रनिंग एडवांस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि जो एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसको भी वो चलाता है। सर्वर कैन होस्ट ईमेल, स्टोर कॉमन डेटा फाइल्स एंड सर्व पावरफुल नेटवर्क। सर्वर क्या होता है? होस्ट करता है ईमेल्स को, स्टोर करता है कॉमन डेटा की फाइल्स को और सर्व करता है पावरफुल नेटवर्क को। सर्वर वैलिडेट लॉगिन टू नेटवर्क एंड कैन डिनाई एक्सेस टू बोथ नेटवर्क रिसोर्सिंग एज वेल एज क्लाइंट सॉफ्टवेयर। जो सर्वर है वो वैलिडेट करता है लॉगिन को नेटवर्क से और मना भी कर सकता है कई बार एक्सेस देने के लिए जो उसका यानी कि बंदा ऑथेंटिक ना हो। सर्वर इज एबल टू सर्विस मल्टीपल क्लाइंट्स कॉन्करेंटली। यानी जो सर्वर है उसमें उतनी शक्ति होती है कि वो बहुत सारे लोगों को एक साथ खाना परोस सकता है और यानी कि वो एक साथ प्रोसेसिंग कर सकता है। मिडलवेयर इज ऑल द डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर नीडेड टू अलाउ क्लाइंट एंड सर्वर्स टू इंटरेक्ट। और जब क्लाइंट को और जब सर्वर को बात करनी होती है तो दोनों के बीच जो वार्तालाप करवाता है यानी जो आई लव यू भेजने का जो काम करता है क्लाइंट से सर्वर के बीच में, वो मिडलवेयर के माध्यम से होता है। यानी मिडलवेयर एक प्रकार का बिचौलिया होता है जिसके द्वारा आपका रिश्ता किसी तीसरे इंसान से तय कर दिया जाता है और फिर आप आई लव यू, आई हेट यू, आई मिस यू, आई किस यू, आई लिव यू, आई जो भी बोलना है वो आप कर सकते हो। यानी वो मिडलवेयर कौन होता है? जो बिचौलिया होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की क्या क्या खूबियां, क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहली खूबी है सर्विस। द सर्वर प्रोसेस इज प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज एंड क्लाइंट इज ए कंज्यूमर ऑफ सर्विस। यानी जो सर्विसेज है वो सर्वर प्रोवाइड करता है और क्लाइंट क्या है? कंज्यूम करता है। शेयर रिसोर्सेज यानी जो रिसोर्सेज है उनको शेयरिंग की जाती है। यहाँ पे सर्वर कैन सर्विस मैनी क्लाइंट एट द सेम टाइम। यानी एक सर्वर एक टाइम पे बहुत सारे क्लाइंट को सर्विसेज देता है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ लोकेशन, ट्रांसपेरेंट होती है लोकेशन इसमें। क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर यूजुअली makes the location of server from the client by redirecting the service call when needed। यानी जब जरूरत हो तभी आप उसको यूज कर सकते हो। यानी इस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी होती है सर्विस के माध्यम में। मिक्स एंड मैच, क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर यूज इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। जो क्लाइंट सर्वर होता है सॉफ्टवेयर वो यूज करता है इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को। यानी मिक्स और मैच यानी हर प्रकार की चीजों को सर्वर यूज कर लेता है इसमें क्लाइंट सर्वर में। स्केलेबिलिटी यानी क्लाइंट वर्क स्टेशन कैन आइदर बी एडेड और रिमूव। यानी जो सर्वर है उसके माध्यम से आप बहुत सारी चीजों को ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। जितनी आपकी जरूरत है उस हिसाब से आप अपने पैर को फैला सकते हो अपनी चादर पे। इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा आपकी। Server code and server data is centrally managed, which results in cheaper maintenance and the guarding of the shared data integrity। जो सर्वर का कोड होता है और जो सर्वर का डेटा होता है वो सेंट्रल सर्वर के ऊपर यानी कि मैनेज किया जाता है, वहां पे रखा जाता है आपका। तो इसका कारण से वो चीपर मेंटेनेंस कॉस्ट होती है और वो आपके डेटा को भी सुरक्षित रखता है। क्लाइंट रिमेन पर्सनल एंड इंडिपेंडेंट। जो क्लाइंट है वो एकदम से पर्सनल है, इंडिपेंडेंट है, उसको सर्वर से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता इसमें। लेकिन जब हर किसी की कुछ खूबियां होती है तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं और कुछ उसके अवगुण भी होते हैं। तो इसके भी कुछ इश्यूज हैं जो कि बात की जा रही है। व्हेन सर्वर गोज डाउन और क्रैशेस, अगर सर्वर ही खराब हो जाए या बंद हो जाए या काम ना करे तो क्या होगा? ऑल द कंप्यूटर कनेक्टेड इट टू बिकम अनअवेलेबल टू यूज। यानी जितने भी कंप्यूटर जो कनेक्टेड है वो सारे ऐसे हो जाएंगे कि हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। Simultaneous access to data and services by user takes little more time for server to process the task। एक साथ जब बहुत सारे लोग डेटा मंगवाएंगे और भेजेंगे तो बेचारा सर्वर तो चटिया जाएगा ना, थोड़ा टाइम लेगा। ठंड रखो, तुझे हम भेजते हैं, तनु भी डेटा भेजते हैं ना। उसके बाद बात की जा रही है पीयर टू पीयर।
यानी पीयर टू पीयर, जैसे कि ए ने पी को भेजा है खत तुझे लिख कर। ये खत है आपका, इसके अंदर आपने लिखा है मेरा आईटी का रिवीजन चल रहा है, तेरा हो गया तो मुझे नोट्स दे दे। आपने क्या सोचा कुछ गलत लिखेंगे ना? हम पढ़ाई से बात करते हैं केवल। A peer-to-peer network is created with two or more PCs connected together and share resources without going through a separate server computer। कहा जा रहा है कि जो peer-to-peer नेटवर्क होता है वो क्रिएट होता है दो और दो से ज्यादा PCs से, यानी कम से कम दो लोग तो चाहिए ही ना बात करने के लिए। हो सकता है कि अफेयर यहाँ पे भी चल रहा हो, यहाँ पे भी चल रहा हो। And share resources without going through a separate server computer, और ये आपस में ही नोट्स मांग लेंगे, किसी तीसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। A couple of computers connected with a universal serial bus to transfer file, यानी इसको कनेक्शन के लिए क्या है, तार चाहिए केवल। Permanent infrastructure that links half dozen computers in a small office over copper wires, यानी एक प्रकार का परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हो जाता है जो लगभग 6, यानी हाफ डजन की बात की जा रही है, 6 कंप्यूटर्स बहुत छोटे छोटे ऑफिस में एक कॉपर वायर के ऊपर ही कनेक्ट कर दिए जाते हैं, यानी एक अलग से सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती। द कंप्यूटर आर कॉल्ड पीयर्स, उन कंप्यूटर्स को पीयर बोलते हैं क्योंकि each one can alternatively act as a client to another peer, fetching its content, and as a server providing content to other peers। यानी हो सकता है कि एक बार वो नोट्स मांग ले और हो सकता है एक बार वो नोट्स किसी को दे दे, तो यानी एक बार वो सर्वर भी बन सकता है, एक बार वो क्लाइंट भी बन सकता है। There is no central point of control, यानी इसमें कोई सर्वर नहीं होता। Allow sharing of files, printer and other resources across all of the devices, यानी एक दूसरे के लिए सब कुछ खुला रहता है, कभी भी तुम मेरे दिल में आके बस जाओ चाहे। एडवांटेज क्या होंगे? अब कुछ फायदे भी होंगे इसके और कुछ नुकसान भी होंगे, तो पहले हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं, मतलब कि क्या फायदे होने वाले हैं। Peer-to-peer network are easy and simple to set up and only require a hub or a switch to connect। कहा जा रहा है जो पीयर टू पीयर जो नेटवर्क होता है वो आसान होता है और सिंपल होता है सेटअप करने के लिए, और ओनली रिक्वायर करता है, जरूरत होती है केवल हमें हब और स्विच की कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए। वेरी सिंपल है और कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि जब सर्वर की जरूरत ही नहीं है तो सिंपल तो होना ही है, और कॉस्ट है, सर्वर की कॉस्ट पूरी बच रही है, यानी पैसा भी बच गया है इसमें, तो बल्ले बल्ले। If one computer fails to work, all other computers connected to it to continue work। अगर एक सिस्टम आपका बंद हो जाता है तो बाकी 4 तो काम करेंगे ना, तो इसलिए इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होंगे। अब भाई हर किसी के फायदे होते हैं तो नुकसान भी तो होंगे ना, तो वही डिसएडवांटेज है। यहाँ पे नुकसान की बात की जाएगी। अब यहाँ पे जस्ट वेट, मुझे लगा थोड़ा सा डिसएडवांटेज है प्रॉब्लम इन एक्सेसिंग फाइल इफ कंप्यूटर नॉट कनेक्टेड प्रॉपर्ली। अगर आपके जो वायरिंग है और जो सिस्टम है वो ठीक प्रकार से कनेक्ट नहीं हुए हैं तो हो सकता है आपको डेटा और फाइल को एक्सेस करने में समस्याओं का सामना करना पड़ जाए। डेटा सिक्योरिटी क्या है, बहुत ही घटिया होती है, क्योंकि जब 2 इंसान मिलकर वार्तालाप करते हैं तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं जब बीच में कोई बड़ा ना हो तो। It does not support connections with too many computers as performance get degraded in case of high network size। देखो, अब जब आप एक फोन से 3, 4, 5, 6, 7 बंदे से बात करोगे जब तक तो ठीक है, लेकिन उसी फोन से अगर आपको यहाँ पे भी बात करनी है, बेचारा फोन बोलेगा बाबूजी थोड़ा दूसरे वाले से भी कर लिया करो, कभी कभार मुझे भी विश्राम करने दिया करो, कोई लंच टाइम, कोई टी टाइम, कोई नाइट टाइम, मेरा भी इंतजार, मतलब मेरा भी थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो। ये यहाँ पे बताया गया है। जब बहुत सारे सिस्टम हो जाएंगे तो हो सकता है जो परफॉर्मेंस है हमारी वो नेगेटिव होने लग जाए। मल्टी टायर आर्किटेक्चर अब आ गया है जो कि बहुत ज्यादा एडवांस वर्जन हो रहा है यहाँ पे अब थोड़ा। तो सिंगल टायर सिस्टम और 1 टायर आर्किटेक्चर।
A single computer that contains a database and a front-end GUI to access the database is known as a single tier system. कहा जा रहा है एक सिंगल कंप्यूटर होता है जिसमें कंटेन होता है, यानी उसके अंदर बहुत सारा डेटा होता है जो कि फ्रंट एंड का काम करता है, GUI जो एक्सेस करता है डेटाबेस को, और इसलिए जाना जाता है सिंगल टायर सिस्टम को. यूज इन स्मॉल बिजनेसेस, और इसको यूज किया जाता है स्मॉल बिजनेसेस के अंदर. Putting all of the required components for software application or technology on a single server or platform. और जो जितना भी कंपोनेंट्स की हमें जरूरत होती है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की, टेक्नोलॉजी की, वो सिंगल सर्वर के ऊपर हम रख देते हैं. One computer which stores all of the company data on a single database. Just wait. देखा है तुझे यहाँ तक हो चुका हमारा. सिंगल टायर और वन टायर आर्किटेक्चर के कुछ फायदे हैं वो हम जान लेते हैं अभी. रिक्वायर्स ओनली वन स्टैंड अलोन पीसी, यानी एक ही कंप्यूटर से काम चल जाएगा अपना. ओनली वन इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर विच मेक्स इट मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, यानी एक ही सिस्टम के अंदर सारे सॉफ्टवेयर हमें डालने होंगे तो बाकी जो 36 सॉफ्टवेयर होते हैं और जो 36 सिस्टम होते हैं उसके पैसे बच जाएंगे. लेकिन जब इतने सारे फायदे हो गए तो कुछ नुकसान भी तो करवाएगा ये भी, तो वही बात की जा रही है. ओनली वन यूजर एट ए टाइम, लेकिन एक बारी में एक यूजर से काम निकलवा सकता है, यानी एक साथ ये दो के काम भी नहीं करेगा, यानी एक बारी में आप एक ही से चक्कर चला पाएंगे, दो से नहीं. Impracticable for an organization which requires 2 or more users to interact with organization data. उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्प्रैक्टिकेबल है और ये सही नहीं है जिनमें 2 से ज़्यादा यूजर्स को रिक्वायर होती है डेटा को एक टाइम पे एक्सेस करने की और इंफॉर्मेशन शेयर करने की. अब वन टायर आ गया, तब 2 टायर की बात कर ली जाए कि 2 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है. कंसिस्ट ऑफ ए क्लाइंट और सर्वर, यानी कि जो हमने पढ़ा था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, यानी वो 2 टायर आर्किटेक्चर होता है. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इन विच ए प्रेजेंटेशन लेयर और इंटरफेस रन्स ऑन ए क्लाइंट. कहा जा रहा है कि जो सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर होता है, जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है और इंटरफेस होती है, वो रन करता है क्लाइंट के ऊपर, और डेटा लेयर और डेटा स्ट्रक्चर गेट स्टोर्ड ऑन ए सर्वर, और वो स्टोर होता है कहाँ पे, सर्वर के ऊपर. डेटाबेस इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर, डेटाबेस पूरा जो है सर्वर के ऊपर स्टोर होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन का होती है क्लाइंट के ऊपर होती है. इंटरफेस यूज्ड टू एक्सेस द डेटाबेस इज इंस्टॉल्ड ऑन द क्लाइंट. इंटरफेस जिसको यूज किया जाता है एक्सेस करने के लिए डेटाबेस को, उसे इंस्टॉल करते हैं हम क्लाइंट के ऊपर, जिसके द्वारा हम प्रेजेंट कर पाए सामने वाले को कि देख लो ये इंफॉर्मेशन आई है हमें. एडवांटेज भी होंगे अब इसके कुछ. Since processing is shared between the client, जो प्रोसेसिंग होती है वो शेयर की जाती है क्लाइंट और सर्वर के बीच में. more users could interact with system, सिंपल स्ट्रक्चर है और इजी टू सेटअप है और मेंटेन कर सकता है एंटायर सिस्टम स्मूथली को, यानी पूरा जो सिस्टम है वो अच्छे से मेंटेन हो सकता है, इसमें कोई तकलीफ और दिक्कत की बात नहीं है. लेकिन कुछ जैसे फायदे हैं तो नुकसान तो होते ही होते हैं. परफॉर्मेंस डिट्रॉइट्स इफ नंबर ऑफ यूजर इज ग्रेटर देन 100. 2 से ज़्यादा अगर यूजर हो गए तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, यानी जो आपके काम करने की जो क्षमता है और जो एफिशिएंसी है वो भी घटती जाएगी. Restricted flexibility and choice of DBM machines data language used in server is proprietary to each vendor. कहा जा रहा है कि जो सर्वर जिस भाषा में बात करना जानता है उसी भाषा में आपके जो क्लाइंट है वो भी बात करने आनी चाहिए. अगर मैं हिंदी में आई लव यू लिख के भेज रहा हूँ तो आपको भी हिंदी में ही आई लव यू आना चाहिए पढ़ना, वरना आप देखोगे पता नहीं क्या लिख के भेजा है. तो वही बात है यहाँ पे, जो इसी में बात करना चाहता हूँ उसी कोडिंग में आपको भी समझ में आनी चाहिए. और जो सबसे मेन और जो सबसे मेजर है वो है यहाँ पे एन टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर. एन मतलब बहुत सारे हो सकते हैं. इज ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन विच प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग एंड डेटा मैनेजमेंट फंक्शंस आर लॉजिकली सेपरेटेड. कहा जा रहा है जो प्रेजेंटेशन का काम है और जो एप्लीकेशन का काम है और जो डेटा मैनेजमेंट है वो हर एक अलग अलग होता है. डेटा आर्किटेक्चर.
प्रेजेंटेशन टायर, एप्लीकेशन टायर और डेटा टायर, यानी 3 बात की जा रही है, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटा। The 3-tier architecture is used when an effective distributed client server design is needed that provides increased performance, flexibility, maintainability, reusability and scalability while holding the complexity of distributed processing from the user। कहा जा रहा है कि इसमें हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए अलग अलग व्यक्ति से संबंध करना पड़ेगा आपको एस्टेब्लिश, जिससे क्या है जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी वो बढ़ती है, मेंटेनेबिलिटी वो बढ़ती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ कर पाते हैं और जितने एडिशन डिलीशन करने होते हैं वो अच्छे से आप सिस्टम्स का कर पाते हैं, इसमें उसमें कोई समस्या नहीं आती है। तो प्रेजेंटेशन टायर की बात कर ली जाए यहाँ पे कि क्या काम है, क्या है दिक्कत है, क्या परेशानी है उसकी। प्रेजेंटेशन टायर ये आपके स्क्रीन के ऊपर occupies the top level and display information. This tier communicates with the other tier by sending result to browser and other tiers in network। कहा जा रहा है कि ये सबसे टॉप पे रहता है क्योंकि प्रेजेंटेशन दिखानी होती है तो इसका इंटरेक्शन होता है यूजर के साथ में। ये डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन जैसा मैंने आपको बताया। This tier communicate with other tiers by sending results to browser and the other tiers in network। यानी जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसको ब्राउजर से वो एक दूसरे तक वो शेयरिंग कर देता है और सर्वर से उठा के ले आता है वो डेटा को। एप्लीकेशन टायर ऑल्सो कॉल्ड द मिडल टायर, यानी ये बीच जो लिया होता है यहाँ पे। बिजनेस लॉजिक्स और लॉजिकल टायर, दिस टायर इज पुल्ड फ्रॉम प्रेजेंटेशन टायर, इट कंट्रोल्स एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी बाय परफॉर्मिंग डिटेल प्रोसेसिंग। जो एप्लीकेशन टायर है, मिडल टायर भी होता है इसका नाम, लॉजिक टायर भी होता है, बिजनेस लॉजिक टायर भी होता है और लॉजिकल टायर भी होता है। ये क्या करता है, पुल करता है सारी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंटेशन टायर से और उसको देखता है और कंट्रोल करता है एप्लीकेशन फंक्शंस को जो ठीक से परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं, ठीक से प्रोसेसिंग हुई है या नहीं। उसके बाद में अब डेटा, हाउएवर डेटा सर्वर houses है ये, however नहीं है, sorry। Houses data server where information is stored and retrieved, यानी ये वो घर हैं जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर की जाती है और रिट्राइव की जाती है, यानी वहाँ से निकाली जाती है। यानी अगर आपको अपने घर में कोई सामान रखना है तो ये आपका घर है, अलमारी है, इसमें सामान रख सकते हैं। Data in this tier is kept independent of application server और business logic, यानी आप अपने अलमारी में सामान रख सकते हैं अपने घर वालों को बिना बताए कुछ भी, यानी एप्लीकेशन टायर से और बिजनेस लॉजिकल टायर से इसका कोई वास्ता नहीं होता, जितना मर्जी आए वो सामान रख सकते हैं। अब कुछ फायदे होंगे और कुछ नुकसान होंगे। तो क्लियर सेपरेशन है, ये हमें फायदा दिख रहा है ना साफ। क्लियर सेपरेशन ऑफ यूजर इंटरफेस कंट्रोल एंड डेटा प्रेजेंटेशन फ्रॉम एप्लीकेशन लॉजिक, यानी 3-tier आर्किटेक्चर में जो सेपरेशन होता है यूजर इंटरफेस का वो अलग होता है, डाटा प्रेजेंटेशन का अलग होता है और एप्लीकेशन लॉजिक का अलग होता है। डायनेमिक लोड बैलेंसिंग, यानी एक के ऊपर ही ज्यादा भार नहीं पड़ता है। It bottlenecks in terms of performance occurs, the server process can be moved to other servers at the runtime, यानी सेम टाइम के ऊपर ये जो प्रोसेसिंग है वो एक दूसरे पे शिफ्ट करता रहता है। Change management, it is easy and faster to exchange a component on the server than to furnish numerous PCs with new program version। कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ये चेंज को भी अडॉप्ट कर लेता है। जैसे इट इज ईजी है, बहुत आसान है और फास्ट है, टू एक्सचेंज ए कंपोनेंट, यानी बहुत जल्दी से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो कंपोनेंट, यानी सर्वर के ऊपर कोई भी सामान नया डाल सकते हो। टू फर्निश न्यूमरस पीसीज विद न्यू प्रोग्राम, क्योंकि अब जब आप एक चीज के ऊपर डाल दोगे सर्वर पे तो अभी पीसी को जरूरत नहीं पड़ेगी अपडेट और अपग्रेड होने की। लेकिन इसके कुछ नुकसान है, डिसएडवांटेज भी है। करंट टूल्स आर रिलेटिवली इमेच्योर, जो करंट टूल्स है वो इमेच्योर है, यानी अभी वो ठीक से काम नहीं करते हैं। आर मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो कुछ कॉम्प्लेक्स भी हैं। इट क्रिएट्स एन इंक्रीज नीड फॉर नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट, सर्वर लोड बैलेंसिंग एंड फॉल्ट टॉलरेंस, और ये जरूरत बताता है कि नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट की अभी इसको जरूरत है, यानी ठीक से काम करने के लिए और करवाने के लिए। और जो सर्वर के ऊपर जो लोड बैलेंसिंग का काम है वो भी ठीक से नहीं होता है, तो उसके ऊपर भी ठीक से बैलेंसिंग करने की जरूरत है।
और फॉल्ट टॉलरेंस यानी कभी कभार जो भी कोई गड़बड़ी शड़बड़ी आ जाती है उसको भी ठीक कर देनी चाहिए और कोशिश ये की जानी चाहिए कि वो आएगी ना, आने से पहले ही हमें आभास हो जाए। तो इस पार्ट को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट पार्ट इससे आगे का हम जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।